जय हिंद। देखिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, ये आपका जो है तीसरा क्लास है और लास्ट क्लास भी है। ठीक है, आज जो है हम लोग सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे पहले कि अगर हमारा 2 वीडियो आप नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, या फेसबुक पर भी आपको देखने को ये वीडियो मिल जाएगा। आपको पूरे अच्छे तरह से आपको हम समझा के चलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, यानी सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो चलिए, तो आज आपसे क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है, तो आप और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने पहला पॉइंट देखिए, हमने क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब बाबू है कि सिंधु सभ्यता जो थी ना, वो एक नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। नगरीय का मतलब बाबू होता है शहरी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। देखिए मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा, यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता की जो सड़क थी, सिंधु सभ्यता की जो सड़क थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी, तो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी तथा ये पूरब से पश्चिम दिशा में थी। यानी सिंधु सभ्यता की सड़क कैसी थी, तो पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें थी कैसी थी, तो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, और पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा बहता था तो क्या होता, वहाँ की सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। आगे देखिए अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, तो नियोजन का मतलब होता है प्लान। नियोजन का मतलब क्या होता है बाबू, प्लान। तो नगर में जो प्लान था या जल निकासी की जो व्यवस्था बनाया गया था, इस सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जाती है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, चलिए जैसे अभी की डेट में आप देखिएगा नाला आपके गांव में बनता होगा या आप शहर में नाला देखते होंगे, तो जल निकासी की व्यवस्था है। वैसे ही उस समय भी सिंधु सभ्यता में भी ऐसी व्यवस्था बनाया गया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा। अगला पॉइंट, इसकी नालियां ढकी हुई थी, सड़क सीधी थी। कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता में जो नालियां बनी हुई थी, जो नाली देखने को मिलता था वो ढका हुआ था। क्या हुआ था, ढका हुआ था। और सड़क कैसी थी, तो सड़क सीधी हुआ करती थी। तो सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की सड़कें जो बाबू थी वो सीधी थी। और वहाँ की नालियां कैसी थी, तो वहाँ की नालियां ढकी हुई मिली हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अगर आपसे हम कह दें कि सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि था। क्या था, यानी सिंधु सभ्यता के लोग कृषि ज़्यादा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इसका व्यापार विदेशों मतलब अंतर्राष्ट्रीय से होता था। कहने का मतलब ये है, विदेशों का मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग विदेश से भी व्यापार किया करते थे। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इनकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। यानी सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी, तो भाषा थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की भाषा जो थी भाव चित्रात्मक थी।
अगला पॉइंट देखिएगा हमने क्या लिखा, इनकी समाज मातृ सदात्मक थी। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो आप कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का समाज जो था मातृ सतात्मक था। तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था जी, तो मातृ सतात्मक था, यानी माता के नाम से वहां के लोग जाना जाते थे। जैसे अभी की डेट में हम लोग कौन सदात्मक था, हम पितृ सदात्मक हैं, हमारी पहचान पिताजी से बनता है। लेकिन उस समय सिंधु सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता के लोगों की पहचान उनके मां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि कैसी थी, तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता के लोग दाएं से बाएं की ओर लिखा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह लिखा करते थे, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग दाएं से बाएं की ओर लिखा करते थे। आगे हम लोग चलते हैं फिर, चलिए अगला पॉइंट हमने क्या लिखा समझिए ध्यान से। यहाँ पे हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिला है। यानी हड़प्पा लिपि में जो प्रमाण मिला हुआ है सबसे ज्यादा यू आकार, क्या जी, सबसे ज्यादा ए से यू यू लिखा हुआ है। ठीक है, और मछली का चित्र देखने को अधिक मिलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में मछली का चित्र देखने को अधिक मिला हुआ है, और जो लिखा गया है ना, सबसे ज्यादा चित्र जो मिला है यू आकार का मिला है, और मछली का चित्र देखने को मिला है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। यानी सिंधु सभ्यता के जो मोहर मिला है, सिंधु सभ्यता में जो मोहर मिला है आपको बाबू, वो कैसा मिला हुआ है, तो एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। सिंधु सभ्यता में जो जानवर का चित्र मिला हुआ है कैसा मिला हुआ है, जो तो एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइए अगला मैंने पॉइंट देखिए क्या लिखा, इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह मतलब शेर का चित्र नहीं मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए या सिंधु सभ्यता की बात किया जाए तो इसके मोहरों पर किसका चित्र देखने को नहीं मिला है, तो गाय का चित्र देखने को नहीं मिला हुआ है। सिंह मतलब शेर का भी चित्र देखने को नहीं मिला हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहरों की बात किया जाए तो सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में किसका प्रयोग किया गया है, तो कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे लोहा के बारे में उन लोग की जानकारी नहीं थी, यानी लोहा के बारे में लोग को पता भी नहीं था। ठीक है, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यानी सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा ये सभी के बारे में वो जानते थे। लेकिन कौन ऐसा धातु जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, तो लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यहां माप तौल के लिए, यानी सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। यानी सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए न्यूनतम से न्यूनतम यानी कम से कम आप कितना केजी ले सकते हैं, तो 16 केजी का सामान ले सकते थे। जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं, जो किस प्रणाली के सूचक माना जाता है जी, तो दशमलव प्रणाली के सूचक माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता के जो बाबू लोग थे, ये युद्ध मतलब युद्ध करना और तलवार से परिचित नहीं थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध नहीं करते थे और तलवार के बारे में भी वो लोग नहीं जानते थे। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। यानी कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता में मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था उसमें किस रंग का उपयोग होता था, तो आप कह सकते हैं कि लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता के बर्तनों में किस रंग का उपयोग होता था, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था।
अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कहने का मतलब है कि सिंधुवासी यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, विश्व की अगर हम बात करते हैं तो कपास उगाने में 1 नंबर स्थान था। किसका? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। पशुपालन भी करते थे, यानी कृषि के साथ साथ वो लोग पशु भी पालते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यानी कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मेन काम क्या था जी? तो मेन काम उनका व्यापार करना, मतलब बिजनेस करना था। ठीक है, चलिए ऐसा करते समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। मतलब वो लोग क्या करते थे? चौपार मतलब पासा जो ताश से होता है ये सभी खेला करते थे। पासा मतलब लूडो गोटी जो होता है ना, छक्का चौका, लोग सभी लोग खेला करते थे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा हमने क्या लिखा, सबसे प्रिय देवता शिव थे। यानी सिंधु सभ्यता के सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो कह सकते हैं शिव जी थे। कौन थे? शिव जी, मतलब महाकाल मतलब शिव जी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला पॉइंट हम क्या लिखे, इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल था। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के पसंदीदा वृक्ष की बात किया जाए, तो क्या था बाबू? तो पीपल था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इनका पसंदीदा जानवर क्या था जी? सांड था। सांड मतलब बसहा बैल जो कहा जाता है ना, वही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इनका पसंदीदा पक्षी बतख था। बतख जानते हैं ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इनका आदरणीय नदी सिंधु था। यानी सिंधु सभ्यता की अगर बात किया जाए तो उस समय का आदरणीय नदी जो था वो क्या था जी? सिंधु था। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। अगर आपसे हम कह दे बाबू बताइए कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था कितने भागों में बटा हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा था जी? तो 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान, यानी पहला क्या था? विद्वान। दूसरा में योद्धा, तीसरा में व्यापारी और शिल्पकार, चौथा में श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। श्रमिक का मतलब क्या होता है? मजदूर। अब विद्वान समझते हैं जो शिक्षक हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञान देते हैं। योद्धा मतलब जो युद्ध करते हैं। व्यापारी जो बिजनेस करते हैं। श्रमिक मतलब जो मजदूरी करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया? ये भी हो गया। चलो अच्छा, ये अभी वाला है। चलिए आगे हम देखिए, यहाँ पे देखिए हम देखते हैं वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से, और किस प्रदेश से देखते हैं। पहला सोना। अगर हम सोना की बात करते हैं तो उस समय प्रदेश कौन? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो है सोना कहाँ से लेते थे? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक। चांदी जी तो अफगानिस्तान और ईरान। तांबा कहाँ जी? बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान। टीन कहाँ से जी? तो ईरान और अफगानिस्तान से होता था। गोमेद मतलब सौराष्ट्र, लाजवर्द मतलब मेसोपोटामिया, सीसा मतलब ईरान। ये सभी जो धातु था सिंधु सभ्यता के लोग जो है यहाँ से क्या करते थे? वो लाते थे। यानी आयात और निर्यात ये लोग करते थे, मतलब वहाँ से खरीद के लाते थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमने लिखा सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। यानी सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता समाप्त कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर मैंने पॉइंट लिखा सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण अगर किसी को माना जाता है तो किसे माना जाता है बाबू? तो बाढ़ को माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, वर्तमान में हुए उत्खनन आईआईटी खड़गपुर
क्या हुआ जी, यहाँ देखिए, वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारक जलवायु परिवर्तन है। कहने का मतलब वर्तमान में हुए उत्खनन से कहाँ उत्खनन हुआ है जी, आईआईटी खड़गपुर में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ संबंधित कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। तो यहाँ यही हुआ सिंधु सभ्यता खत्म। हमने पूरी तरह से सिंधु सभ्यता को आपको समझा दिया। 3 क्लास हमने लिया है, छोटा छोटा वीडियो हम बनाए थे इसलिए 3 क्लास ले लिए हैं। तो आशा करते हैं कि सिंधु सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से आपको हमने समझा दिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, यानी अगले पॉइंट के साथ, अगले मतलब नॉलेज के साथ मिलेंगे और बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपको बताएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।